Hello and welcome back to your own study point, that is Life Science Academy with Akram. Before starting today, I would like to share a good news for us that 100 subscriber comes up today. So let's clap for each of our subscriber and viewer. Thank you very much to all of you. Thank you for your support. And once again I request है जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम शुरू करते हैं अपने जो पिछला टॉपिक हमने क्वेश्चन में लिया हुआ था उस टॉपिक से। तो कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में मैंने क्वेश्चन दिए हुए थे, उन क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने दो लेक ली थी, दो लेक्स में हमने देखा था यहाँ पर कि लेक 1 एंड लेक 2, दो यहाँ पर हमारी लेक्स थी और दो लेक्स होने के बाद में सिमिलर टॉपिक लेवल हमने उसमें लिया हुआ था। तो तीन जो हमारे लेवल्स थे, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और प्लैंक्टियोरस फिश का लेवल था। अब हमने क्या किया था, टॉप डाउन इफेक्ट और बॉटम इफेक्ट समझने के लिए पहली वाली लेक में समझने के लिए हमने एक प्लैंक्टियोरस फिश को ऐड किया लेक 1 में और मेकिंग इसका 4 सिस्टम से 3 सिस्टम से 4 सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया इसको ट्रॉफिक लेवल में। और लेक 2 में हमने क्या किया कि लार्ज अमाउंट में नाइट्रेट एंड फॉस्फेट को ऐड कर दिया जो कि काम करता था बॉटम अप इफेक्ट के लिए। तो अब दोनों में रिजल्ट क्या निकलेगा वो हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मानते हैं कि लेक 1 है, लेक 1 में हमारे पास 3 टॉपिक लेवल हैं जिसमें कि फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और प्लैंक्टियोरस फिश थी। अब हमने इसमें पिस्सियोरस फिश जो कि फीड करती है, खाती है प्लैंक्टियोरस फिश को, इसको हमने ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो क्या होगा, लगातार प्लैंक्टियोरस फिश का शिकार होगा जिससे इनकी क्वांटिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। अब जैसे ही क्वांटिटी कम होगी तो प्लैंक्टियोरस फिश डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, जूप्लैंक्टन पे, यानी जूप्लैंक्टन का वो एज ए फूड इनटेक करती थी। तो इनकी क्वांटिटी जो होगी अब लगातार बढ़ती जाएगी और अगर जूप्लैंक्टन क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो ये डिपेंडेंट है किस पे, फाइटोप्लैंक्टन पे। तो फाइटोप्लैंक्टन के जो नंबर्स हैं वो ओवरऑल कम हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट हम देखेंगे तो प्लैंक्टियोरस फिश की क्वांटिटी कम होगी, जूप्लैंक्टन इंक्रीज होगा और फाइटोप्लैंक्टन डिक्रीज होगा। तो ये लेक 1 का रिजल्ट होगा। लेक 2 की बात करें तो लेक 2 में हमने सेम 3 लेवल लिए हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड प्लैंक्टियोरस फिश। तो यहाँ पर क्या किया है कि नाइट्रेट एंड फॉस्फेट लार्ज क्वांटिटी में ऐड किया है। तो ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसकी वजह से ओवरऑल जो नंबर्स हैं और कंपाउंड जो बन रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन में, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो इनकी क्वांटिटी ओवरऑल बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, जूप्लैंक्टन्स के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में फूड अवेलेबल होगा और जब ये फूड अवेलेबल होगा तो इनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी और जब इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्लैंक्टियोरस फिश जो डिपेंडेंट है जूप्लैंक्टन पे फूड के लिए, इनकी क्वांटिटी भी हमको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो ये हमारा ओवरऑल इफेक्ट है। वापस क्वेश्चन पे जाके हम उसका आंसर देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमको निकालना है अब पहला, इन लेक 1 जूप्लैंक्टन बायोमास इंक्रीजेस। तो ये देखिए पिछले डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट आएगा, जूप्लैंक्टन का बायोमास इंक्रीज होगा, फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास डिक्रीज होगा, लेक 1 में जो हुआ था। और सेकंड की बात करें तो इन लेक 2 फाइटोप्लैंक्टन एंड प्लैंक्टियोरस फिश दोनों का ही बायोमास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बाकी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट में बोला है जूप्लैंक्टन बायोमास डिक्रीजेस, फाइटोप्लैंक्टन इंक्रीजेस, ये गलत बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, लेक 1 फाइटो प्लैंक्टियोरस फिश बायोमास एंड फाइटोप्लैंक्टन बायोमास डिक्रीजेस, यहाँ पर तो ठीक है। लेक 2 की बात करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बायोमास इंक्रीजेस एंड प्लैंक्टियोरस फिश डिक्रीजेस। तो आधा स्टेटमेंट सही है और आधा स्टेटमेंट गलत है इनका। लेक आंसर नंबर डी की बात करें तो लेक 1 में जो दिया हुआ है कि फिश और जूप्लैंक्टन का बायोमास इंक्रीज हो रहा है जबकि प्लैंक्टियोरस फिश डिक्रीज हुए थे और जूप्लैंक्टन के इंक्रीज नंबर जो है वो इंक्रीज हुए थे। तो यहाँ भी आधा स्टेटमेंट जो है वो सही है और आधा गलत है, इस वजह से सारे ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन आएगा फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, which of the following is true about digestive efficiency, assimilation upon consumption and ecological efficiency, production upon consumption
ऑफ एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। तो इसको मैंने कुछ स्टेटमेंट्स बताए थे, उसमें हम देख के समझने की कोशिश करते हैं। एंडोथर्म्स हैव हाई डाइजेस्टिव एफिशिएंसी। एंडोथर्म्स के बाद में क्या होता है कि डाइजेस्टिव एफिशिएंसी जो होती है वो हाई होती है, एसिमिलेशन अपॉन कंजम्पशन। दूसरा, एक्टोथर्म हैव हाई इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। तो पिछली बार मैंने एक छोटी सी गलती की थी, सॉरी फॉर दैट, आप लोग करेक्ट करें उसको। एक्टोथर्म का जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होता है वो हाई होता है, और लास्ट टाइम मैंने उसको बाय मिस्टेकली वहां पर लो लिख दिया था, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। एंड एक्टोथर्म हैव हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी 10% एज कंपेयर टू एंडोथर्म्स, जिनका होता है 1 to 2%, क्योंकि एंडोथर्म्स में रेस्पिरेशन की वजह से लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से उनका ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। तो सभी फैक्ट को हम अगर देखेंगे तो हमारा आंसर जो है इसमें फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे हम मूव करते हैं, और आज के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के फॉर्म में, और ग्राफ के जितने भी चीजें हैं उसमें इस्तेमाल की गई हैं, सारी चीजों से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन क्या है हम लोग ऑलरेडी पहले से ही जान रहे हैं। तो पॉपुलेशन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का, जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और आपस में इंटरब्रीडिंग ये कर सकते हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। अब पॉपुलेशन स्टडी, पॉपुलेशन इकोलॉजी की स्टडी हम जो करते हैं, तो क्यों करते हैं? उसका कारण है कि ऐसे क्वेश्चन कि फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, और कैसे क्यों पॉपुलेशन को वो चेंज करेंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस के जो हमारे जवाब हैं वो हमको मिलेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी की स्टडी करने से। नेक्स्ट, एम ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब इसका एम क्या होना चाहिए? टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल विच एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट। पॉपुलेशन इकोलॉजी जब स्टडी करते हैं तो अलग अलग जो भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं हम वो समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेगुलेशन डायनेमिक्स, यानी जितने भी मॉडल्स हम लोग अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल्स हम लोग अप्लाई करते हैं, वो किस तरीके से हमारे लिए सही है और क्या हमको रिजल्ट दे रहे हैं। प्लस डेमोग्राफी, यानी कि फ्यूचर जो होने वाला है पॉपुलेशन का, उसके बारे में हम यहाँ से जान सकते हैं। और अगर किसी पॉपुलेशन की नीड है, हम डेमोग्राफी से जान रहे हैं कि पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग में जा रही है, घट रही है, नीड है कंजर्व की, तो हम इस प्रिंसिपल ऑफ मॉडल का यूज करके कंजर्वेशन में भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। तो ये हमारे मेजर जो है पॉपुलेशन इकोलॉजी के एम्स होते हैं। पॉपुलेशन कैरेक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेजरली हम इन चार पे फोकस करते हैं: पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी एंड ग्रोथ फॉर्म्स। डेमोग्राफी जो मैंने बताया कि फ्यूचर में हम जो भी उसमें होने वाला है, सपोज अभी बर्थ, डेथ, पर्टिकुलर किसी ग्रुप की इनकम और डिजीज के बारे में हम जानकर फ्यूचर में जो चेंज होने वाले हैं, और चेंज होने के बाद में उसका ओवरऑल फ्यूचर क्या होने वाला है, इन चीजों को हम जब बताएंगे जिसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी सिंपल सी चीज है कि किसी भी एरिया में पर यूनिट एरिया, सपोज किसी भी सिटी को ले लें कि 1 किलोमीटर के रेंज में कितने लोग रहते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? पॉपुलेशन डेंसिटी। अब दो तरीके से डेंसिटी हो सकता है, क्रूड डेंसिटी हो सकता है और स्पेसिफिक डेंसिटी हो सकता है। तो क्रूड डेंसिटी क्या होता है कि पूरे एरिया में कुल मिलाकर कितने लोग रह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी भी 1 यूनिट एरिया में, सपोज 1 किलोमीटर एरिया में अगर 1000 इंडिविजुअल्स वहां पर रह रहे हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? 1000 की हो जाएगी पर किलोमीटर की। लेकिन अब उसमें से भी स्पेसिफिक इकोलॉजिकल डेंसिटी देखेंगे तो क्या होगा कि भाई उस 1 किलोमीटर के एरिया में हो सकता है सड़कें भी हो सकता है कुछ जगह मैदान भी हो सकता है कुछ जगह ऐसी बिल्डिंग हो जिसका इस्तेमाल ना हो रहा हो। तो ओवरऑल सारे स्पेस को हम हटा दें और सिर्फ जो उनका लिविंग प्लेस है, यानी उनका पर्टिकुलर कोई रूम या उनके घर जहां पर वो रहते हैं, सिर्फ उतने ही एरिया को कंसीडर करेंगे, तो ये करने के बाद में हमको जो डेंसिटी मिलेगी वो स्पेसिफिक डेंसिटी होगी। जो हमने इकोलॉजिकल नीश पढ़ा था, तो ओवरऑल हम बात करें अगर, तो हमारा जो नीश होता है, नीश में जो डेंसिटी आती है उसको हम स्पेसिफिक डेंसिटी कहेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं। अब क्रूड ऑयल में से हम क्या करते हैं, पेट्रोल भी निकाल रहे हैं, डीजल भी निकाल रहे हैं, पैराफिन वैक्स भी निकाल रहे हैं, केरोसिन भी निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? एक जगह से मिल रही हैं। तो ऐसे ही क्रूड डेंसिटी सबको मिलाकर, और स्पेसिफिक डेंसिटी में सिर्फ लिविंग प्लेस की होती है। ये देखिए, जहां भी डेंसिटी हम देखेंगे तो डेंसिटी हो सकता है कि जो हमारी डेंसिटी है वही हमारी क्रूड डेंसिटी भी हो, लेकिन जब स्पेसिफिक की बात करेंगे, देखिए तो 100 पर एरिया इंक्लूड्स ओनली नीश एरिया और प्लेसेस जहां पर उनका रहने का जगह है, सिर्फ उसी को हम लोग जो है इकोलॉजिकल या स्पेसिफिक डेंसिटी कहेंगे। नेटेलिटी। नेटेलिटी इज द पॉपुलेशन इकोलॉजी
इज साइंटिफिक टर्म फॉर बर्थ रेट। अगर हम बर्थ रेट को साइंटिफिकली बोलना चाहें तो हम क्या कहेंगे, उसे नेटेलिटी कहेंगे। अब नेटेलिटी भी क्या होता है, दो तरीके का होता है, क्रूड बर्थ रेट और स्पेसिफिक बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट मीन्स क्या होता है कि पर ईयर में हम ले लिए कि सपोज 1000 चाइल्ड्स का बर्थ हो रहा है, तो ये हमारा हो गया क्रूड। लेकिन अब उसमें से स्पेसिफिक बर्थ की बात करें, मेल या फीमेल की, पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर्स को लेके हम अगर चेक करेंगे तो वहां पर जो बर्थ रेट होगी वो हमारी स्पेसिफिक बर्थ रेट होगी। नाउ मोर्टेलिटी, डेथ जो होगी इंडिविजुअल की पर यूनिट टाइम पे, सपोज पर मिनट, पर आवर, पर ईयर, पर वीक, जो भी हम चेक करना चाहें उसे हम मोर्टेलिटी कहेंगे। और इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अगर फंक्शन नहीं कर पाता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो ओवरऑल जो प्रोसेसेस हैं उसके क्लोज डाउन हो जाएंगे और लीडिंग टू डेथ, उसकी डेथ हो जाएगी। अब मोर्टेलिटी भी दो तरीके से हम शो कर सकते हैं, एक हो सकता है लाइफ टेबल और एक हो सकता है सर्वाइवरशिप कर्व। तो लाइफ टेबल में क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं डेथ की, पर्टिकुलर एज ग्रुप, सपोज 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, वैसे हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और करने के बाद में वहां पर डेथ की जो रेशियो है उसको हम टेबल्स के फॉर्म में शो करते हैं, अलग अलग एज ग्रुप का, उसको हम लाइफ टेबल कहते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व की बात करेंगे तो ये भी डेथ के बारे में बताता है, लेकिन ये कर्व के बारे में बताएगा, और कर्व के बारे में बताने के बाद अलग अलग एज ग्रुप का हम यहाँ पर अलग अलग कर्व बनाते हैं। तो इसको समझते हैं हम लोग क्या चीजें हैं। सर्वाइवरशिप कर्व, तो तीन तरीके के कर्व हम देखने को मिलते हैं हम लोगों को। तो कर्व नंबर 1, 2 एंड 3। कर्व नंबर 1 जो होता है इसमें जो मोर्टेलिटी रेट होती है बहुत ही कम होती है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है इंडिविजुअल्स का बहुत लंबा होता है, और लंबा होने की वजह से जो डेथ होती है काफी समय के बाद में होती है। एग्जाम्पल दे सकते हैं डियर, माउंटेन शीप, ह्यूमंस, एलिफेंट, लॉयन, रैट, और इनमें खास ब्रीडिंग स्ट्रेटजी होती है आइटेरोपेरस। अभी मैं इसको बताऊंगा क्या चीजें हैं। कर्व नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर जो डेथ होती है कांस्टेंट ऑफ ऑल एज ग्रुप, यानी कोई भी एज ग्रुप हो वहां पर एज का जो क्राइटेरिया रहता है लगभग लगभग सिमिलर देखने को मिलता है। इसमें बर्ड्स हैं, ह्यूमन इन चाइल्ड इन पुअर न्यूट्रिशन, तो ह्यूमन चाइल्ड जो होते हैं किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर वो पुअर न्यूट्रिशन में है तो चांसेस होती है उनकी डेथ होने की। कर्व नंबर 3 में हाई इन यंग वंस, तो मोर्टेलिटी यहाँ पर जब वो एकदम नए नए होते हैं, एज उनकी काफी कम होती है, उस समय डेथ होने के चांस ज्यादा होते हैं, जैसे ऑयस्टर फिश, प्रॉन्स, श्रब। तो हम अक्सर देखते हैं कि जो मेरीन इकोसिस्टम है या पॉन्ड और लेक सिस्टम है वहां पर क्या होता है, जब फिश है या फिर फ्रॉक्स है, प्रॉन्स है, इनके जब नए तो ऑफस्प्रिंग होते हैं तो ऑफस्प्रिंग के ज्यादा चांस होते हैं शिकार होने के, और जैसे ही वो कुछ समय के बाद बढ़ जाते हैं तो वो अपने आप को छिपाना और बचाना सीख जाते हैं, तो फिर उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो हम ग्राफिकल भी इसको समझेंगे। और इनकी ब्रीडिंग स्ट्रेटजी होती है सेमल पेयर्स। अब ये दोनों चीजें क्या है, आइटेरोपेरस मींस क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में ब्रीड सेवरल टाइम्स, क्योंकि इनका हमने देखा कि वेरी लो एंड ऑफ लाइफ में मोर्टेलिटी होता है, यानी कि मोर्टेलिटी इनका बहुत समय के बाद होता है, तो उनके पास टाइम ज्यादा होता है और इसी की वजह से ये एक से ज्यादा बार या दो से ज्यादा बार ब्रीडिंग कर सकते हैं। सेमल पेयर्स की बात करें, क्योंकि इनका लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है और इनपे खतरा ज्यादा होता है फीड अप या खा लिए जाने का, तो इसी की वजह से इनमें जो होता है एक बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी पाई जाती है, इसे हम सेमल पेयर्स कहेंगे। फिर आता है सर्वाइवरशिप कर्व। तो जो ग्राफ की मैं बात कर रहा था तो वो ग्राफ ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3। तो कर्व नंबर 1 की बात की थी तो ये हमारा जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हमने सर्वाइवरशिप लिया है, यानी कि ये 1000 इंडिविजुअल, ये 500 और ये 0, और एक्स में हमने एज लिया है कि ये यंग वंस है, मतलब जब वो बिल्कुल नए हैं, और उसके बाद जब ओल्ड हैं। कर्व नंबर 1 को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एज ग्रुप है लगभग लगभग यहाँ तक हम बात करेंगे तो डेथ का जो रेशियो है लगभग कम है, और एज होने के बाद में जैसे ही ओल्ड एज आई उसके बाद डेथ का रेशियो देख सकते हैं हमें ज्यादा है। तो इसीलिए बताया जाता है कि यहाँ पर जो मोर्टेलिटी है वो काफी एज के बाद में होती है। तो जो मोर्टेलिटी का रेशियो है यहाँ पर एंड ऑफ लाइफ में होता है और इनके पास लाइफ स्पैन लंबा होता है, इसी वजह से ये सेवरल टाइम ब्रीडिंग कर सकते हैं, जिसको हम आइटेरोपेरस कहते हैं। कर्व नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर देखें कि जो मोर्टेलिटी का रेट है लगभग लगभग देखिए ग्राफ एक लीनियर फॉर्म में चल रहा है, तो यहाँ पर हर एक ग्रुप में डेथ का जो रेशियो है वो लगभग सिमिलर रहता है। और तीसरे कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि यंग वंस में इस ग्राफ को हम यहाँ तक अगर मैच करें इस तरीके से,
तो यहाँ पर काफी तरीके से डेथ जो है वो बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल में से बच जाएंगे, और जो बच जाएंगे तो उनका लाइफ स्पैन देखिए लंबा हो गया है, फिर उनकी डेथ जो है धीरे हो गई है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी साफ साफ शो करती है कि ये सेमल पेयर्स हैं, क्योंकि इनकी डेथ जो होती है शुरुआती टाइम पे बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, उसमें से कुछ इंडिविजुअल बचेंगे और वो फिर से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो एक्स हैं या फिर नए ऑफस्प्रिंग है उनको वो छोड़ जाएंगे। तो इनकी स्ट्रेटजी जो होती है वो सेमल पेयर्स होती है कि एक बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। नेटेलिटी मोर्टेलिटी रेट या वाइटल इंडेक्स, तो बर्थ अपॉन डेथ के रेशियो को अगर हम 100 से इंटू कर दें तो हमारा नेटेलिटी मोर्टेलिटी रेट या वाइटल इंडेक्स निकल आता है। अब चेंज इन पॉपुलेशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं? चेंज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ, यानी नंबर ऑफ बर्थ को हम डेथ से माइनस कर देंगे तो हमारा चेंज इन पॉपुलेशन निकल जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज जो है अगर हम उसको नंबर्स के पॉपुलेशन को हम डेल एन से शो करें और टाइम को हम डेल टी से शो करें तो फाइनल जो फॉर्मूला है वो डेल एन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू बी माइनस डी हो जाएगा। क्योंकि डेल एन डेल टी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज है तो हम उसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं। जब आर से डिनोट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज आर इज इक्वल टू बी माइनस डी, हमारा ये फाइनल फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज का आ जाता है। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन में देखेंगे तीन तरह का डिस्पर्शन होता है। किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का रहने का या पाए जाने का जो टेंडेंसी है वो होता है। तो पहला है रैंडम। रैंडम में देखेंगे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, एरिया में इंडिविजुअल्स कहीं भी हमको देखने को मिल सकते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, किसी के भी कहीं पाने की संभावना जो है बराबर रहती है। सेकेंड होता है रेगुलर। रेगुलर में देखेंगे कि लगभग लगभग एक फिक्स लिमिटेड डिस्टेंस है जहां पर ये पाए जाएंगे, और ये पैटर्न मोस्टली आर्टिफिशियल देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल सिस्टम जैसे कि हमारे खेत होते हैं, तो जब भी हम फार्मिंग करते हैं कोई भी फसल लगाएं वहां पर मोस्टली क्या होता है कि एक फिक्स पैटर्न में हम प्लांट्स को लगाते हैं, तो हम वहां पर देख सकते हैं इस पैटर्न को। और तीसरा होता है क्लम्ड। क्लम्ड मींस क्या होगा कि कुछ एरिया में बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे और कुछ एरिया खाली होगा। अब ऐसा इसलिए यहाँ पर कुछ जगह पर हो सकता है कि रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो कुछ इंडिविजुअल जो रिसोर्सेज पे कब्जा करके रखे हैं तो बाकी इंडिविजुअल उनके पास जाएंगे, या फिक्स एरिया में ही रिसोर्सेज हैं इसकी वजह से इंडिविजुअल का मूवमेंट वहां पर होगा। तो इस वजह से हमारे को पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स हैं वो क्लम्ड में कुछ कुछ जगह पर देखने को मिलेंगे, ग्रुप में हमको देखने को मिलेंगे। एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर में एक वर्ड आता है कोहोर्ट। कोहोर्ट मींस क्या होता है? इंडिविजुअल्स ऑफ अप्रोक्सीमेट सेम एज। जैसे हम ग्रुप की बात करें 10 से 20 साल, 20 से 30 साल, तो इंडिविजुअल का जो एज ग्रुप है लगभग सिमिलर होगा, उसको हम कोहोर्ट कहेंगे। एक हमारा कोहोर्ट जो है जब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वहां भी आता है, तो वो और ये दोनों अलग चीजें हैं तो मिक्सअप नहीं करेंगे। एज स्ट्रक्चर में हम तीन चीजें देखते हैं, एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड लास्ट वन इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। एज पिरामिड्स, एज पिरामिड जो है इसको एज जेंडर पिरामिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इन ग्राफ में हम देखेंगे कि ग्राफ के एक साइड में मेल्स के नंबर और दूसरी साइड में फीमेल्स के नंबर को एज के वाइज में जमा के हमको ग्राफिकल सीजन देखने को मिलता है। तो ग्राफिकल हम समझने के लिए एज जेंडर पिरामिड का यूज करते हैं। अब इसका इकोलॉजी में यूज क्या है, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है इसे जानने के लिए, और उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज कैसी हैं, इनको जानने के लिए हम एज पिरामिड का यूज जो है करते हैं। ग्राफ को समझते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का डिफरेंट एजेस का। तो जैसे मैंने बताया कि एज पिरामिड्स में हम देखेंगे तीन फेज होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, देन रिप्रोडक्टिव, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये दो फॉर्म में आते हैं। एग्जाम्स हमारे क्वेश्चन ये दोनों डायग्राम्स के बेसिस में आ चुके हैं, तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो पिरामिड शेप है, तो ये पिरामिड शेप ऐसा भी बन सकता है या सिंपल पिरामिड ट्राइंगल शेप भी बन सकता है। प्लस यहाँ पर देखेंगे कि जो एज ग्रुप है 15 और 15 से लेके 65 के बीच में एज ग्रुप एक है, तो जो 15 से पहले का है वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, 15 से 65 का बीच का है वो ऑलमोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है, और उसके बाद का जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है। हम इसको अलग अलग एज ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं जैसा यहाँ पर साइड में दिखाया हुआ है। अब पहला रैपिड ग्रोथ, किसी पॉपुलेशन में अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज यानी जो यंग वंस हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो कुछ समय के बाद में जब एज बढ़ेगी तो वो जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में। जब रिप्रोडक्टिव फेज में नंबर ज्यादा होंगे इंडिविजुअल्स के, तो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होगा, इंडिविजुअल्स के ऑफस्प्रिंग भी ज्यादा होंगे,
और इसी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन में लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल के नंबर कम रहेंगे जिनकी डेथ होगी। तो हम देख रहे हैं कि बेस काफी इसका वाइड है। उसके बाद थोड़े कम नंबर रिप्रोडक्टिव में और सबसे कम नंबर है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में। तो कोई भी ऐसी पॉपुलेशन जहां प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव के नंबर ज्यादा होंगे वो पॉपुलेशन हमेशा ग्रोथ में रहती है। और जब भी वो ग्रोथ में होगी तो उसका जो हम शेप बनाएंगे वो इस तरीके से पिरामिड शेप का देखने को मिलता है। तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का साइन होता है। फिर सेकेंड बात करते हैं बेल शेप कर्व की। बेल शेप कर्व में नीचे देखिए लिखा है जीरो ग्रोथ। जीरो ग्रोथ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्री रिप्रोडक्टिव फेज के जो नंबर्स हैं ये और साथ में रिप्रोडक्टिव फेज के जो नंबर्स हैं ये, तो इनका एज वाइज जो नंबर्स होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इनमें ग्रोथ देखने को ज्यादा नहीं मिलती क्योंकि जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है वही रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा। जब नंबर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है तो इसी की वजह से यंग वंस जो है नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो पाएगा और ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जीरो के बराबर ही रहती है। और साथ ही साथ क्या होगा कि एज के बाद में इनमें डेथ देखिए है ना, वो भी हो रही है। और ये बेल शेप कर्व जो हमको देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्लेसेस या ऐसे कंट्रीज जहां पर सीक्वेंस देखने को मिलता है कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के नंबर लगभग लगभग सिमिलर हैं, तो वहां पर हमको एज वाइज में ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। तीसरा ग्राफ आता है अर्न शेप। अर्न शेप यानी कलश जो होता है, कलश को हम अगर उल्टा रख दें तो ऐसा शेप देखने को हमको मिलता है। अब यहाँ पर ग्रोथ नेगेटिव होती है, उसका बेसिक रीजन है कि प्री रिप्रोडक्टिव के नंबर्स कितने कम हैं। जिनके नंबर्स कम होंगे तो यही कुछ समय के बाद में रिप्रोडक्टिव के फेज में जाएंगे और जब रिप्रोडक्टिव के फेज में जाएंगे तो कोई खास यहाँ पर इंक्रीज नहीं होते हैं, इनके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। जब नंबर इंक्रीज नहीं होंगे तो ओवरऑल जो रिप्रोडक्शन के थ्रू नए इंडिविजुअल्स हैं उनका भी प्रोडक्शन कम होगा और जब नए वंस प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या रहती है यहाँ पर कि देखिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके नंबर बहुत ज्यादा हैं, यानी इनमें डेथ जो होती है बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से ग्रोथ जो है नेगेटिव होती है। तो इसको हम एक टेबल के फॉर्म में समझते हैं। एज पिरामिड है, अगर पिरामिड शेप का है पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है, हाई है या एक्सपोनेंशियल, मतलब बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी। एग्जाम्पल जैसे कि हाउस फ्लाई, एल्गा, ईस्ट। दूसरा है बेल शेप। बेल शेप में स्टेबल होगा और जीरो ग्रोथ होती है। यहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है बहुत नहीं बढ़ती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल जो है बढ़ेगी। फिर एग्जाम्पल की बात करें, पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट में जो होती है, और अर्न शेप यानी कि पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग थी। तो ये खास स्टडी की गई थी जिसमें कि डेनमार्क का एग्जाम्पल लिया गया था। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर डेनमार्क ले सकते हैं और भी पॉपुलेशन देखने को मिल सकती है, एग्जाम्पल देखेंगे तो मिल सकते हैं यहाँ पर। पॉपुलेशन डिस्पर्सल की बात करते हैं तो तीन टर्म्स में हम डिस्पर्सन को शो कर सकते हैं। पहला है ई माइग्रेशन, मीन्स किसी भी एरिया से लगातार इंडिविजुअल अगर जाते जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ई माइग्रेशन। सेकेंड है इम माइग्रेशन। इम माइग्रेशन मीन्स पॉपुलेशन लगातार किसी एरिया में आ रहे हैं, हो सकता है वो एरिया बिल्कुल खाली हो और रिसोर्सेज ज्यादा हो, इस वजह से लोग वहां पर लगातार आते जा रहे हैं। और थर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स कुछ समय के लिए चले जाना और फिर से वापस चले आना, इसको हम कहेंगे माइग्रेशन। जैसे आपने सुना होगा अक्सर माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में कि जब उनका ब्रीडिंग टाइम आता है तो पर्टिकुलर प्लेस जहां उनके लिए एकदम ऑप्टिमम कंडीशन अवेलेबल होती है वो वहां चले जाते हैं और उसके बाद जैसे ही उनके जो यंग वन से थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वहां से फिर वापस वो चले जाते हैं। तो ऐसा ये माइग्रेशन होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो होती है वो समय के साथ हमेशा चेंज होती रहती है। फैक्टर्स कौन से हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन को, बर्थ, डेथ, ई माइग्रेशन एंड इम माइग्रेशन। ये मेजर 4 फैक्टर्स हो सकते हैं जो किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो एक्सपोनेंशियल हो सकता है और लॉजिस्टिक हो सकता है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मींस कोई लिमिटेशन नहीं है ग्रोथ पे, अनलिमिटेड ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। अब ऐसा इसलिए यहाँ पर इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज जो होता है वो देखने को मिलता है। ये क्या है मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑकर्स, तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, सारे रिसोर्स अबंडेंट अवेलेबल हैं, बहुत मात्रा में अवेलेबल है, इसकी वजह से तेजी से पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा लॉजिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं और जब भी लिमिटेड रिसोर्स हो जाएंगे तो कोई भी एनवायरनमेंट जो होता है एक फिक्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ही सपोर्ट कर पाएगा, यानी कुछ खास नंबर ऑफ इंडिविजुअल वहां पर रह पाएंगे। सपोज किसी एरिया में 500, 1000 जो भी इंडिविजुअल रह सकते हैं, उससे ज्यादा होने पे या तो जो पुराने इंडिविजुअल उनको छोड़कर जाना पड़ेगा या उनमें डेथ शुरू हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक मॉडल। तो फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
इसको हम जियोमेट्रिक ग्रोथ भी बोलते हैं। और ये कब होता है, जैसे मैंने बताया कि अबंडेंट रिसोर्स जब हमारे पास अवेलेबल होंगे तब हमको देखने को मिलेगा। अब फॉर्मूला होता है dn by dt इज इक्वल टू rn। ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए अच्छे समझेंगे। तो जो मैंने बात की थी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज r, तो ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि इंडिविजुअल के पास में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा उनका r का मान देखने को मिलेगा। और n हमारा पॉपुलेशन साइज है। अब ग्रोथ की बात करें तो दो तरीके से ग्रोथ हो सकती है, जियोमेट्रिक ग्रोथ या एरिथमेटिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ मींस डबलिंग ऑफ नंबर, जैसे 2 है, 2 से 4, 8, 16, तो हर बार नंबर डबल्स होते जाएंगे, इसको हम जियोमेट्रिक ग्रोथ बोलेंगे, जो कि क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और एरिथमेटिक की बात करें तो एक सिंगल यूनिट, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो हर बार सिर्फ एक का नंबर जो है बढ़ेगा, इसको हम कहेंगे एरिथमेटिक इंक्रीज या ग्रोथ। dn by dt is equal to rn, अगर हम इस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन करें तो जो इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रल फॉर्मूला होगा nt is equal to n0 e to the power rt। तो क्या क्या चीजें हैं, nt जो है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर t टाइम, जो भी हम समय ले रहे हैं उस समय के बाद पॉपुलेशन के डेंसिटी क्या होगी, वो nt होगा। n0 पॉपुलेशन डेंसिटी एट इनिशियल टाइम, जब से हमने जो भी इसकी डेंसिटी चेक करना शुरू किया था तो जीरो टाइम पे क्या थी, उसको हम n0 लेंगे। R मीन्स इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, जो हम जान चुके हैं। और E बेस ऑफ नेचुरल लॉग का जो बेस हम लेते हैं ये वो होता है। अब ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देखेंगे, ये ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इन ग्राफ में क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब आते हैं, जैसे सिंपल सा ग्राफ देके कुछ नहीं पूछेगा कि y एक्सिस में क्या लिया गया था और x एक्सिस में क्या लिया गया था, तो हमको हर एक एंगल से क्वेश्चंस को समझना है और क्या क्या टर्म्स यहाँ पे यूज किए गए हैं हमको समझना है। तो y एक्सिस पे हमने लिया है पॉपुलेशन साइज, x में लिया है हमने टाइम, और जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है dn by dt is equal to rn, रहते हैं dn by dt is equal to rn यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जे सेव कर्व हमको कब मिलेगा, जे सेव कर्व हमको तभी मिलेगा जब हम किसी भी स्पीसीज को एकदम नए एरिया में जाके बसा दे, वहां पर अबंडेंट रिसोर्सेस होंगे और कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। तो इंडिविजुअल जो स्पीसीज है वो पर्टिकुलर अपनी अकेली स्पीसीज है और इसी वजह से उसमें नंबर जो है बहुत तेजी से हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा, इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, अब नेचर की बात करें तो किसी भी कंडीशन में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं सेम नंबर के इंडिविजुअल्स हों या दूसरे स्पीसीज से कंपटीशन हो, कुछ ना कुछ करके ओवरऑल जो रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस जो होंगे लिमिटेड हो जाएंगे। जब लिमिटेड होंगे तो ग्रोथ पैटर्न भी क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा, वहां पर कमी आएगी। इसी को हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो हमको नेचर में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे कोई भी एनवायरनमेंट जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकता है वो उस एनवायरनमेंट का कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है, जिसे हम K से डिनोट करते हैं, जिससे हमको कर्व मिलेगा सिग्मॉइड शेप का, और इसे हम वर्हुल पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कह सकते हैं, जो कि इन साइंटिस्टों ने। अब हम देखते हैं dn by dt rn, यानी कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले को हम कैसे लॉजिस्टिक ग्रोथ के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। अगर किसी भी एरिया कैरिंग कैपेसिटी K 100 है और इंडिविजुअल जो है वहां पर 50 है, तो एडिशनल इंडिविजुअल जो वहां पर आ सकते हैं उनका नंबर होगा K माइनस n इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50, यानी 50 इंडिविजुअल अभी और वहां पर आ सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ K रिसोर्सेज विच इज स्टिल अवेलेबल, अब K का रिसोर्सेज फ्रैक्शन जो अभी भी वहां पर अवेलेबल है वो होगा K माइनस n डिवाइड बाई K। तो इसको हम अगर निकालें तो 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.5, यानी 0.5% या इंटू 100 करेंगे तो 50%। तो इस मात्रा में हम देखेंगे कि इतने रिसोर्स बचे हैं जो नए इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है n के साथ में हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे इंटू करके। तो ये देखिए हमने इंटू किया यहाँ पर, तो फॉर्मूला हो गया dn by dt is equal to rn k minus n divided by k। तो ये हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, लॉजिस्टिक ग्रोथ के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशंस क्या क्या होंगी, इस फॉर्मूले से हम कैसे पहचानेंगे कि ये फॉर्मूला सही है। तो पहली कंडीशन, जब n इज इक्वल टू लेस देन k, अगर लेस देन k
अगर n का मान k से बहुत ज्यादा है या k का मान n से बहुत ज्यादा है, दोनों ही कंडीशन में n का मान क्या है, नेग्लिजिबल है। जब n का मान नेग्लिजिबल है तो हम छोड़ देंगे इसको, और छोड़ने के बाद में यहाँ पर k अपॉन k बचेगा, तो k और k हमारा कैंसल। तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला मिलेगा। यानी हमने जो पहले फॉर्मूला बनाया था और उसको डेरिवेट किया था, बिल्कुल वो सही है। फिर सेकेंड कंडीशन में अगर हम मान लें n का मान k के बराबर है, यानी कि जितने इंडिविजुअल जहां रह सकते हैं किसी भी एरिया में उतने वहां पे आ चुके हैं, तो ग्रोथ जो होती है 0 होती है। अब वो कैसे, k माइनस एन डिवाइड बाई k, क्योंकि k का मान हमने 100 लिया और n का मान भी 100 मान ले, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। अब 0 को हम किसी से भी इनटू या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आता है, 0। तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है dn बाई dt Rn इज इक्वल टू 0 हमको देखने को मिलेगी। एट k बाई 2 मैक्सिमम ग्रोथ विल ऑकर। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो फॉर्मूला है इससे निकाला गया है कि जब हमारा जो इंडिविजुअल्स का स्पेस और रिसोर्सेज हैं k, यानी कैरिंग कैपेसिटी का हाफ जब अवेलेबल होगा, उस कंडीशन में ग्रोथ हमको मैक्सिमम देखने को मिलती है। और इससे क्वेश्चन आया है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। पॉपुलेशन विच हैव हायर आर, जिस पॉपुलेशन का आर यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ज्यादा होगा, वो जल्दी ही अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचेगी बजाय दूसरी पॉपुलेशन के। सपोज दो इंडिविजुअल्स हैं, एक का ग्रोथ रेट जो है वो हाई है और दूसरे का कम है, तो जिसका ग्रोथ रेट हाई रहेगा उसकी कैरिंग कैपेसिटी यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो एरिया में रह सकते हैं उनके नंबर जल्दी बढ़ेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे कैरिंग कैपेसिटी तक। और दूसरी पॉपुलेशन जो स्लो ग्रोथ करती है उसका नंबर का आर जो वैल्यू है वो भी कम आएगा, और आर का वैल्यू कम आने की वजह से कैरिंग कैपेसिटी भी उसकी पहुंचने में टाइम लगेगी। अब दोनों ग्राफ को हम कंपेयर करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ऐसे हमने देखा कि जे शेप कर्व देखने को मिलता है किसका, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, और फॉर्मूला होता है dn बाई dt Rn। लॉजिस्टिक की बात करें तो कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर एक टर्म्स ऐड हो जाएगा कि इससे ज्यादा इंडिविजुअल यहाँ पर जो एनवायरमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर सकता, और इसी वजह से जो ग्रोथ है स्टार्टिंग में देखिए स्लो है, फिर थोड़ा सा रैपिड हुआ और फिर यहाँ से स्लो देखने को मिलेगा। तो इसमें हमको एस शेप या सिग्मॉइड शेप कर्व देखने को मिलता है, और फॉर्मूला dn बाई dt इज इक्वल टू Rn k माइनस एन डिवाइड बाई k हमको लेना होगा। तो ये दोनों का कंपैरिजन है, किस तरीके से हम कभी कभी ग्राफ में ऐसा कंपैरिजन करके हमको ये जो वैल्यूज हैं dn बाई dt इज इक्वल टू Rn या Rn k माइनस एन डिवाइड बाई k, ये भी हमको क्वेश्चन में दे देता है। तो हमको ये सारे एंगल से क्वेश्चंस को समझना होगा, तब हम सॉल्व कर पाएंगे। प्रिडिक्शन ऑफ n, यानी कि पॉपुलेशन का जो प्रिडिक्शन है ना, r पे किस तरीके से अफेक्शन आता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक ग्राफ लिया x एंड y एक्सिस, तो y एक्सिस में हमने लिया पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट r, और x में लिया हमने पॉपुलेशन साइज n। इसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ की और एक एक्सिस बनाया, एक्सिस के साथ में हमने y एक्सिस में लिया r मैक्स, यानी कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है सबसे ज्यादा है, जबकि x में हमने क्या लिया है, पॉपुलेशन साइज। और ये जो जीरो लाइन है और ये जो नीली लाइन है जो r max को शो कर रही है, ये दोनों जहां पर कट करती हैं ये हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी k, यानी कि इसके नीचे इंडिविजुअल जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और ऊपर कम रहेंगे। तो अब कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब हम बात करते हैं r है तो जीरो से देखेंगे तो यहाँ पर y एक्सिस के टर्म्स में ये r का मान बहुत ज्यादा हाई है। तो व्हेन n इज स्मॉल द वैल्यू ऑफ r इज क्लोज टू r max, जब नंबर बहुत कम होंगे तो जो R max रहेगा उसका वैल्यू हमेशा हाई रहेगा, तो इस पॉइंट पे हमको R max देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस द वैल्यू R डिक्रीजेस। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रिसोर्स के लिए भी कंपटीशन होगा, प्लस जो भी फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होना शुरू हो जाएंगे, तो जो R की वैल्यू है उसमें डिक्रीज या कमी देखने को मिलेगी। और तीसरी कंडीशन में जहां पर n का मान r के बराबर हो जाएगा, यानी ये जो कटिंग पॉइंट है जो बता रहा था मैं, तो यहाँ पर देखिए जो रैपिड ग्रोथ है वो कम्प्लीटली जीरो हो चुकी है, क्योंकि अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल वहां पे आ चुके हैं और ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो देखिए ये जो ट्राइंगल है नीचे का जो एरिया है, यहाँ पर देखिए n का मान जो है कम है और k कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज ज्यादा हैं और इंडिविजुअल्स कम हैं। इसी की वजह से क्या है, जो ग्रोथ है आर मैक्स है हमेशा जीरो से ज्यादा रहेगा, यानी पॉजिटिव रहेगा। और इस पॉइंट के आगे जहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा हो चुके हैं कैरिंग कैपेसिटी से, तो अब रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होगा, तो जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होना कम हो जाएगा, तो जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एन है वो आर को अफेक्ट करते हैं।
एक फॉर्मूला है पर कैपिटा फॉर्मूला ग्रोथ रेट R इज इक्वल टू ln R0 अपॉन T। तो अगर हमको पर कैपिटा रेट ग्रोथ निकालना है तो हमको जो लॉग का इनवर्स वैल्यू होता है R0 का वो लेना पड़ेगा और डिवाइड बाई T करेंगे, और R का मान हम जानते हैं R इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ होता है। अब यहाँ पर एक ग्राफ में हम देखते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में जैसे ईयर वाइज 1800 से लेके 1925 का ग्राफ बनाया गया, तो यहाँ पर देखेंगे जो ब्लू लाइन है वो कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट कर रही है और जो रेड लाइन है वो पॉपुलेशन को। अब देखिए पॉपुलेशन जब तक सिमिलर थी ठीक था, लेकिन पॉपुलेशन जैसे ही ओवरशूट हुई तो नेचर ने इसको सपोर्ट नहीं किया, तो पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन कैरिंग कैपेसिटी से कम होने के बाद में क्या हुआ, फिर पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। क्यों, रिसोर्सेस मिलना शुरू हो गए इस वजह से। और जैसे ही फिर से इंडिविजुअल जो है नंबर बढ़ गए कैरिंग कैपेसिटी से, वापस डिक्रीज चालू हो गया। तो इंडिविजुअल के नंबर कैरिंग कैपेसिटी जिस भी एरिया में ज्यादा होंगे, नेचर उनको सपोर्ट नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं या तो उनको माइग्रेट होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और या तो फिर उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो जो ओवरऑल नंबर है नेचर इस तरीके से मेंटेन करके रखती है। फिर कैरिंग कैपेसिटी इस तरीके जो बताया कि रैपिड ग्रोथ होती है स्टार्टिंग में, और यहाँ पर ग्रोथ जो है स्लो होती है और बाद में ग्रोथ जो है लगभग लगभग 0 के बराबर हो जाती है। तो ये जो ग्रोथ है देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग फेज है ना, और उसके बाद में फिर मीडियम फेज है और फाइनल ये पॉपुलेशन है। तो ये लॉजिस्टिक कर्व के मॉडल जो हमको ये चीज बताते हैं कि ग्रोथ किस पॉइंट पे ज्यादा है, किस पॉइंट पे स्लो है एंड फास्ट है। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, कैसे रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बढ़ सकता है। तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एट अ सिंगल टाइम, एक सिंगल टाइम पे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हो, इसकी वजह से बढ़ सकता है। इंडिविजुअल लॉन्ग लिव्ड हो तो क्या होगा, उसमें रिप्रोडक्शन का टाइम बार बार आ सकता है, आइटेरोपेरा जो हमने बताया था। और रिप्रोड्यूस अर्ली, अगर अर्ली एज में रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो तो ये तीन तरीके होते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो हम बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, What do mayflies, Pacific salmon and natural grain crops have in common? इन सब में कॉमन क्या है, तो हमको आंसर बताना है इसका। नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो लॉजिस्टिक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा और ग्रोथ मॉडल पढ़ा हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, तो उसके ऊपर ये दोनों क्वेश्चन हैं। तो इनके आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखें। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप तक वीडियो अगर पहुंच रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी हम ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताते रहेंगे। और जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, बुक से नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।